नमस्कार। मकर संक्रांति की जमरा एजुकेशन पॉइंट की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। हम कोशिश करते हैं कि पतंग की तरह आपके भविष्य को भी एक हाई लेवल पे ले जाने की कोशिश करें में लगे हैं। तो जुड़े रहे जमरा एजुकेशन पॉइंट के साथ। आज हम लेके आए हैं माइक्रोबायोलॉजी का 4th टॉपिक बैक्टीरियल सेल्स। तो आई होप कि ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होने वाला है और हम ऐसे एमसीक्यूज लेके आए हैं इसमें जो आने की संभावना है। ओके, तो जुड़े रहे जमरा एजुकेशन पॉइंट के साथ। स्टार्ट करते हैं 4th टॉपिक। बैक्टीरियल सेल्स, जैसे कि आप सभी जानते हो कि हमारी जो उत्पत्ति भी हुई है, ओके, तो वो एक छोटी सी कोशिका से हुई है। तो उसी प्रकार जो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी भी सेल्स होगी, बिना सेल्स का तो कोई है ही नहीं। ओके, तो जो स्मॉल यूनिट होती है वो सेल्स होती है। तो जो माइक्रो बैक्टीरियल सेल्स जो होते हैं वो थोड़े अलग टाइप के होते हैं। हमने पढ़ा था कि ये किस कैटेगरी के हैं, ये प्रोकैरियोटिक कैटेगरी के हैं, एक कोशिकीय जो होते हैं। तो हमारी सेल्स हमने जैसे पहली कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं कि जंतु कोशिका, पादप कोशिका, उसी प्रकार ये थोड़ी उनमें से भिन्न होगी क्योंकि इसमें से कुछ चीज़ें मिसिंग होगी, ओके, और कुछ चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा होगी, इसलिए ये अलग कैटेगरी में रखा गया है। ओके, तो बैक्टीरियल सेल्स का आप जब डायग्राम किसी सभी लोगों ने प्राय देख लिया होगा, बट एक छोटा सा बैक्टीरियल डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम कि इसमें किस तरीके से इसका बैक्टीरियल डायग्राम होगा। ओके, इस तरीके का हमारा बैक्टीरियल डायग्राम देखने को मिलेगा। इसमें हमें 3 लेयर्स देखने को मिलेगी। ओके, तो जो बाहरी लेयर होगी हमने यहाँ नंबरिंग कर देंगे। जो बाहरी लेवल होगी वो क्या होगी, कैप्सूल। कैप्सूल एंड जो उसकी सेकेंड लेयर होती है क्योंकि ये ग्रीन कलर में भी होगी। तो हम पूरे इसके फंक्शन भी बताएंगे, हालांकि जो पार्ट्स के ऊपर से भी क्वेश्चन बनते हैं और उनके फंक्शन के ऊपर से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आई होप कि हम पूरा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इसी से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में भी बनते हैं। और बैक्टीरियल सेल्स का एक क्वेश्चन आता है, 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो हम ये पूरा उसको एक्सप्लेन करके डायग्रामिक रूप से एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो साइटोप्लाज्मा और जो सेकेंड मेम्ब्रेन होगी वो हमारी ये होगा हमारा कैप्सूल। ओके, देन जो एक ग्रीन कलर की होगी वो होगा हमारा सेल वॉल। ओके, सेकेंड रहने वाली हमारी सेल वॉल एंड जो थर्ड लेयर दिखेगी वो हो गया हमारा साइटोप्लाज्मा। ओके, साइटोप्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको हम, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। वो अलग अलग बुक में वेरिएशन देखने को मिलेगा क्योंकि साइटो मतलब होगा सेल, प्लाज्मा मतलब जो उसका प्लाज्मा को घेरे हुए प्रोटेक्शन, साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन। और इसके बीच जो फ्लूइड भरा हुआ है, ओके, ये जितना भी जो फ्लूइड है अंदर लिक्विड फॉर्म में है, ओके, एक ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है, वो कहलाता है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म फ्लूइड होगा। ओके, और इसमें जो डीएनए होगा वो एक क्रोमेटिन फॉर्म में होगा, न्यूक्लियर फॉर्म में होगा, ओके, क्रोमोसोम्स के फॉर्म में होगा, जिसको प्लाज्मिड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है उसको, प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड के नाम से। और इसके अंदर एक छोटा से, ओके, जो प्लाज्मिड का जो शेप होता है वो एक रिबिन लाइक का स्ट्रक्चर्स होता है। ओके, सिंगल थ्रेड होगा। हमारे अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होते हैं वो डबल हेलिक्स में होते हैं। ओके, जो हमारे अंदर जो डीएनए किस रूप में प्रेजेंट होते हैं, हमारे इस रूप में डबल हेलिक्स के। लेकिन जो इसके अंदर जो डीएनए होगा वो सिंगल हेलिक्स का होगा। ओके, क्योंकि ये सिंगल सेल से, तो वो एनमेच्योर पूरी तरह से वो डीएनए नहीं होगा। हम ऐसे नहीं बोल सकते बैक्टीरिया के अंदर डीएनए, उसका डीएनए का फॉर्म होता है। ठीक है,
क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन्स के रूप में, तो उसको प्लाज्मिड के नाम से भी हम उसको कोरिलेट करते हैं। एक होता है इसके अंदर जो छोटे छोटे एक डॉट के रूप में होता है, वो होगा इसके अंदर राइबोसोम। ओके, तो ये कुछ इसके ऑर्गन से जो प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। इसके अलावा इसमें क्योंकि हमारा जो एनिमल सेल्स होती है उसके अंदर माइटोकांड्रिया भी होता है, जो कि ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। ओके, अगर बैक्टीरिया के अंदर माइटोकांड्रिया होता तो बैक्टीरिया बहुत ही पावरफुल हो जाता है एंड रेजिस्ट हो जाता, वो कभी मरता ही नहीं है क्योंकि उसको मिल जाती माइटोकांड्रिया के रूप में। ओके, इसलिए ये किल हो जाते हैं। अगर माइटोकांड्रिया के अंदर बैक्टीरिया के अंदर माइटोकांड्रिया प्रेजेंट होता तो हम सोच भी नहीं सकते कि ये कितने पावरफुल हो सकते हैं। ओके, तो ऐसा क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं माइटोकांड्रिया के ऊपर से भी, अधिकतर प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा गया है। इन सभी के ऊपर से भी पूछा गया कि किसके अंदर कैप्सूल प्रेजेंट होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होता है कैप्सुलेटेड होता है, नॉन कैप्सुलेटेड होगा, सेल वॉल के बने होंगे, नॉन सेल वॉल के बने होंगे। ओके, बहुत सारे बैक्टीरिया अलग अलग उसका सेल स्ट्रक्चर्स होता है, तो इनके ऊपर से भी क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो इसके अंदर क्या एब्सेंट होगा, माइटोकांड्रिया। जो माइटोकांड्रिया रहेगा तो बहुत ही शक्तिशाली होने वाला है, हो जाएगा। ठीक है, अब इसके एक एक फंक्शन की बात करेंगे, हम कैप्सूल्स की बात करते हैं। ओके, तो कैप्सूल में नोट कर लीजिए कि ये क्या चीज़ है, ये सबसे इट इज़ अ आउटर मोस्ट लेयर होगी। ओके, और ये क्या करेगी, इसको साइज शेप और उसको प्रोटेक्शन का काम करेगी एटलीस्ट ये। और सॉरी, इसके अंदर एक और चीज़ होगी 7 स्पोर्स बोलते हैं हम इसको। ये इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल होता है इस बैक्टीरिया के अंदर, जो इस रूप में फ्लेजिला से थोड़े छोटे होंगे। ओके, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होने वाला है, ऐसा ये चारों तरफ होते हैं, तो उसको स्पोर्स बोलते हैं। तो जो कैप्सूल का जो फंक्शन है मैं एक एक करके डिस्कस करने वाला हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेंगे और ये हमें थ्योरेटिकल में भी लिखना होता है बैक्टीरियल सेल। ओके, तो कैप्सूल का क्या है, फर्स्ट हम लिखेंगे कैप्सूल। तो क्या है ये, इट इज अ मोस्ट आउट कवरिंग, ओके, एंड प्रोटेक्शन का काम करेगी। अब बाहर ये तो बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन का काम करेगी, उसके साइज शेप को भी बना के रखेगी। ओके, उसके शेप को भी प्रोटेक्ट करेगी एंड एक इसका और काम रहेगा, वो होगा इसको इन्वायरमेंट से बचाने का काम। ओके, जो इसका इन्वायरमेंट है, बैक्टीरिया को जो इन्वायरमेंट से जो डैमेज होता है वो इन्वायरमेंट से भी उसको प्रोटेक्ट करेगा, जैसे इन्वायरमेंट मतलब ठंडा गर्म। ओके, तो इन्वायरमेंटल भी ये प्रोटेक्शन का काम करेगी। तो ये हमारे कैप्सूल, और बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसके अंदर कैप्सूल्स नहीं होगी, वो भी हम जब सिस्टेमिक बैक्टीरियोलॉजी स्टार्ट करेंगे तो हम ये सारी चीज़ें और बारीकी से डिस्कस करने वाले हैं। ओके, हालांकि इतना हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी होगी। सेकेंड बात करें हमारा सेल वॉल। ओके, सेल वॉल, तो सेल वॉल तो ऑलमोस्ट बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। एक दो बैक्टीरिया जैसे कि हमारा माइकोप्लाज्मा हुआ, जो माइकोप्लाज्मा होता है उसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है। ओके, एक और है एल फॉर्म करके एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, एल फॉर्म टाइप का जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर ये सेल वॉल एब्सेंट होती है। ओके, या होती ही नहीं है। अब सेल वॉल का क्या काम होगा, इसका भी अब ये क्या एक ट्रांस मेम्ब्रेन होगी, ये भी इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन का ही काम करेगी, प्रोटेक्शन ऑफ बैक्टीरियल शेप, ओके, एंड रेजिस्ट ड्रग्स, जो हम लोग बैक्टीरिया को मारने के लिए जो ड्रग्स लेते हैं टैबलेट के रूप में, इंजेक्शन के रूप में, तो वे क्या करती है, उनको रेजिस्ट कर जाती है। सेल वॉल के कारण ही बैक्टीरिया
जल्दी किल नहीं होते। जैसे हम टीबी की बैक्टीरिया की बात करेंगे तो टीबी का बैक्टीरिया हमें 6 महीने तक कंटिन्यू दवाई लेनी पड़ती है, तब जाके वो रजिस्ट हो पाते हैं। ओके, तो जो टीबी का बैक्टीरिया कौन सा हमारा बेसिलस था, ठीक है, बेसिलस टाइप का था। तो ऐसे बैक्टीरिया क्या होंगे, वो उनके अंदर क्या होगी, जो सेल वॉल होगी वो मोटी होती है। ओके, मोटी होने के कारण वो सेल वॉल टूटती नहीं है, जिसके कारण बैक्टीरिया किल नहीं हो पाते। तो उसके लिए एक लंबा ट्रीटमेंट चलते हैं। अब जैसे नॉर्मल अगर साल टाइफाइड फीवर साल्मोनेला से होते हैं तो वो क्या एक दो हम 2 या 3 दिन या 48-72 घंटे तक अगर ड्रग्स लेते हैं तो वो किल हो जाती है, क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती है वो ये सब सेल वॉल के ऊपर ही डिपेंड होता है। ओके, अगर जिसकी जिसकी सेल वॉल अगर पतली होगी वो जल्दी रप्चर हो जाएगी और वो जल्दी किल हो जाएंगे। लेकिन जिसकी सेल वॉल अगर ज़्यादा बड़ी होगी, मोटी होगी, थिक होगी, तो वो क्या होगा, वो ड्रग्स को रजिस्ट कर जाएगी। वो ड्रग उसके ऊपर ज़्यादा असर नहीं करेगा। ओके, तो हमने ऐसा एग्जांपल देके सोच सकते हैं ना, क्योंकि अगर नॉर्मल हमें किसी को टाइफाइड फीवर होता है तो 2 से 3 दिन में वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर किसी को टीबी हो जाती है, टीबी भी तो एक साल्मोनेला भी एक बैक्टीरिया है, टीबी भी एक ट्यूबरक्लोसिस भी एक बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। लेकिन ऐसा उसमें क्या होता है कि वो उसके लिए ज़्यादा, तो वो ताकतवर क्यों है, वो सेल वॉल के कारण ताकतवर है, क्योंकि उसकी सेल वॉल मोटी है और साल्मोनेला की सेल वॉल पतली है, इसलिए वो जो ड्रग उसको क्या कर देती, जल्दी उसको रप्चर कर देती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें सेल वॉल के ऊपर डिपेंड करते हैं। और भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब सेल वॉल की बात आ गई तो इसमें 2 प्रकार के बैक्टीरिया हमें देखने को मिलते हैं। हम इसको हटाते हैं। ओके, बैक्टीरिया का डायग्राम आपको गूगल पे इससे भी बेटर डायग्राम देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये एक क्वेश्चन और पूछता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ओके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैक्टीरिया प्रेजेंट है। जैसे हमने कोकाई, बेसिलाई, विब्रियो, स्पाइरल, ये सारे चीज़ें बैक्टीरिया पढ़े हैं। वो नेगेटिव में भी हो सकता है। उस दिन थोड़ा रह गया था, जो प्रीवियस हमने लेक्चर पढ़ा था उसमें। ओके, क्योंकि ये 2 प्रकार के होते हैं। नेगेटिव कोकाई भी हो सकता है, पॉजिटिव कोकाई भी हो सकता है, पॉजिटिव बेसिलाई हो सकता है, नेगेटिव बेसिलाई भी हो सकता है। ओके, तो बैक्टीरिया जो अब वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके सेल वॉल के ऊपर। ओके, अब ग्राम पॉजिटिव में अलग सेल वॉल होगी, ग्राम नेगेटिव में अलग सेल वॉल होगी। ओके, तो अब जो पॉजिटिव की बात करेंगे, ठीक है, तो पॉजिटिव में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात होती है, एक टिक्नोइक करके एसिड होता है, टिक्नोइक एसिड। इसमें क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होगा और इसमें क्या हो जाएगा, एब्सेंट। ओके, ग्राम नेगेटिव में टिक्नोइक एसिड नहीं होगा, तो ग्राम पॉजिटिव में क्या होगा, टिक्नोइक एसिड प्रेजेंट होगा। ओके, दूसरी बात, इसमें जो लिपोप्रोटीन होगा वो इसमें एब्सेंट होगा, या कुछ मात्रा में, फ्यू अमाउंट में होगा ये, लेकिन इसमें लार्ज अमाउंट में होगा लिपोप्रोटीन। ओके, लिपोपोलीसैकेराइड, लिपो ओके, इसीलिए जो नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो क्या है, ज़्यादा ताकतवर होते हैं। जो हम लोग वैसा बोलते हैं ना, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया तो जल्दी किल हो जाते हैं, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो ज़्यादा, क्योंकि वो ज़्यादा मात्रा में लिपिड है, और लिपिड क्या होता है, लिपिड इतना आसानी से उस बैक्टीरिया को खत्म नहीं होने देगा। लिपिड आप समझ रहे हो, लिपिड मतलब मोटा, वो क्या एकदम लिपिड। अब जिसके अंदर लिपिड ज़्यादा होगा तो लिपिड को रजिस्ट करने में भी किसी चीज़ों को टाइम लगेगा, उसको सुखाने में भी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में लिपिड है। अब लिपिड है, लिपिड इसको बहुत ताकतवर बना देता है, इसकी लेयर को, तो उसको ख़त्म होने में या उसको किल करने में टाइम लग जाता है। इसके अंदर जो ग्राम पॉजिटिव टाइप की बैक्टीरिया होती है उसके अंदर कुछ मात्रा में लिपोपोलीसैकेराइड होगा, तो वो जल्दी मर जाते हैं, जल्दी किल हो जाते हैं। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आते हैं वो लिपोपोलीसैकेराइड क्या हो, उसकी जो होगी वो थिक होंगी, इसमें वो थीन होगी, क्या होगी, थीन, और इसमें क्या होगी, थिक।
इसमें थिकनेस होगी, ओके, इसमें थिन लेस होगा। ये इसका एक डिफरेंशिएशन है। अमीनो एसिड की बात की जाए, अमीनो एसिड तो इसमें भी फ्यू होगा और इसमें क्या होगा, सीवियस होगा, सीवरल होगा, सीवरल अमाउंट। तो इनके ऊपर से भी क्वेश्चन, हालांकि लिपिड और टिग्नोइक एसिड के ऊपर से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। इसकी जो थिकनेस होगी, इसकी जो सेल वॉल की थिकनेस होगी वो 50 to 23 nm नैनोमीटर में होगी, ओके। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल की जो थिकनेस होगी वो 10 to 15 nm। अब ये भी यहाँ पर भी देखो, इसकी जो सेल वॉल, अब सेल वॉल क्या है, इसकी मोटी है, ओके, मतलब इसमें जितनी पतली सेल वॉल होगी उतना वो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा हमारा, हार्मफुल, ओके। यहाँ पर लिपिड की बात हो रही है, लिपिड इसमें कम होगा, इसमें ज़्यादा होगा, लेकिन इसकी जो सेल वॉल की जो थिकनेस है इसमें क्या कितनी होगी, 15 से 23, मतलब थोड़ी मोटी टाइप की दिखेगी तो उसके ऊपर जल्दी ड्रग्स चले जाएगा और वो सेल वॉल को क्या कर देगा, रप्चर कर देगा। और ये क्या, ये तो पूरी लिपिड की ही बनी होगी, हालांकि ना के बराबर इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी, क्योंकि ये बैक्टीरिया पूरा लिपिड पॉलीसेकेराइड का ही बना होगा, तो वो जल्दी से, और अब इसमें क्या, ड्रग्स पूरे बैक्टीरिया को कितना किल करेगी, इसलिए इसको कीमोथेरेपी वगैरह देते हैं और इसका लंबा समय तक चलता है। ठीक है, तो इसमें कुछ ये 3-4 इसमें डिफरेंशियस है, ओके। तो ये डिफरेंशियस जरूर, क्योंकि पूछता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे डिफरेंशियस भी देखने को मिलता है। अगर कॉम्पिटिटिव की बात की जाए तो ये लिपिड, लिपोपॉलीसेकेराइड और टेक्नोइक एसिड के बारे में पूछता है, उसकी सेल की थिकनेस पूछता है, तो सेल की थिकनेस इसमें ज़्यादा होगी, इसमें कम होगी, ओके। तो इतना याद रखना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग, साइटोप्लाज्म, वो सेल वॉल के ऊपर, ओके। नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारा, साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन क्या होगा, एक ऐसी मेम्ब्रेन होगी, सेमी परमिएबल होगी। कैसे होगी ये, अब सेमी परमिएबल आप लोगों ने अर्ध पारगम्य, ओके, हमने इसका जो अगर हिंदी की बात करें तो सेमी परमिएबल तो ये होगी अर्ध अर्ध पारगम्य टाइप की होगी। अब अर्ध पारगम्य का जैसे हमारी स्किन की बात की जाए तो ये भी कुछ मात्रा में अब सेमी परमिएबल के रूप में काम करती है। इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया क्या होते हैं, एडेसिव होते हैं, चिपकते हैं, लेकिन सारे के सारे बैक्टीरिया इसमें पार नहीं कर जाते, तो कुछ बैक्टीरिया हमें हमारी स्किन में भी पेनिट्रेट कर जाते हैं, ओके। जैसे कोई बाहरी जो फॉरेन सब्सटेंस है तो स्किन में भी कुछ मात्रा में बैक्टीरिया पेनिट्रेट कर जाते हैं, अंदर चले जाते हैं और हमें एलर्जी टाइप का कर सकते हैं, ओके। इसीलिए अब इसको क्या बोलते हैं, सेमी। तो ऐसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर भी एक जो साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन है तो वो क्या, कुछ जो उसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है उसको वो अंदर ले लेता है, जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें होती है उसको क्या कर लेता है, वो अंदर ले लेता है, ठीक है, इंटर होने देता है, और जो उसके लिए हार्मफुल है उसको क्या करता है, वो अंदर उसको इनहिबिटेड कर देता है, वो रजिस्ट कर जाती है, ओके। तो इसीलिए उसको सेमी परमिएबल, मतलब कुछ चीज़ों को वो अंदर आने देती है,
इसलिए साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे, सेमी परमेबल। अब साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन है तो उसका और एक काम हो सकता है, साइटोप्लाज्मा को भी तो प्रोटेक्शन करेगी, क्योंकि उसी की तो जो लेयर बनी है, एक वाइट कलर की लेयर होती है, ओके, एक बफी कोट टाइप की लेयर होती है, जिसको हम लोग बोले साइटोप्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना है, इसलिए जाता है कि इसलिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि ये कुछ उसके जो न्यूट्रिएंट टाइप के होगा तो उसको तो वो अंदर जाने देगी, इंटर होने देगी, लेकिन ये बाकी जो अदर सब्सटेंस है इसके लिए हार्मफुल है उनको क्या कर देगी, वो इनहेबिटेट कर देगी, इसलिए इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहा है। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या है, ये एक फ्लूइड है, ठीक है, इट इज अ कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड्स with ribosomes and not DNA। इसके अंदर DNA नहीं होगा, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, हमारा क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन किस फॉर्म में होगा, ये प्लाज्मिड फॉर्म का होगा, ओके। तो ये इसके हम कुछ इसके फंक्शन हम लोग लिख सकते हैं। अगला है हमारा स्पोर्स, ओके। तो स्पोर्स का क्या होता है, ये इसको हम पिलाई भी बोलते हैं, ओके। ये पिलाई ये कुछ मात्रा में तो मूवमेंट करवाती है, लेकिन सबसे जो होगा ये रेजिस्ट का काम करेगी, ओके, रेजिस्ट। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया कि ये कैसे स्पोर्स कैसे रेजिस्ट का काम करेगी, किन किन चीज़ों को ये रेजिस्ट करेगी, जैसे टेम्परेचर, ओके, ह्यूमिडिटी। जिस तरीके से जो हमारे या एनिमल्स के जो हेयर्स होते हैं, ऊपरी जो स्किन के ऊपर हेयर्स होते हैं, उसका काम क्या होता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, रेगुलेट करने का काम करते हैं वो। जैसे अगर ज़्यादा धूप लग रही है तो वो थोड़ा धूप को रजिस्ट कर जाते हैं, ज़्यादा ठंड लग रही है तो भी एकदम भौए निकल आते हैं, पूरे बाल खड़े हो जाते हैं, देखा होगा ना कुछ भी ऐसा, या कुछ हार्मफुल सब्सटेंस भी हमारे स्किन के ऊपर या बैठते हैं तो वो एक एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं, तो उनसे हमें वो प्रोटेक्शन का काम करते हैं, ओके। तो वो क्या मतलब कुछ मात्रा में ठंडे गर्म इन चीज़ों को रजिस्ट कर जाते हैं हमारे हेयर्स, तो वो हमारी बॉडी को उस एक टेम्परेचर को मेंटेन करके या रेगुलेट करके रखते हैं। तो उसी प्रकार जो बैक्टीरिया में हमने अभी ड्राई जो फ्लैजेला के से छोटे जो चारों तरफ मैंने पिलाई स्पोर्स बनाए, तो उनके काम यही होगा, हेयर की तरह काम करते हैं, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, ओके, हेयर लाइक। क्योंकि इसके ऊपर से क्वेश्चन बना है, वो जो स्पोर्स होता है वो और जो ड्रग्स को भी रजिस्ट कर जाता है कुछ मात्रा में। जो हम मेडिसिन लेते हैं ना, अगर जितने ज़्यादा स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होगा तो वो क्या करेगा, जल्दी किल नहीं होंगे अगर स्पोर फॉर्मिंग हुआ तो, क्योंकि ये सभी बैक्टीरिया में स्पोर्स नहीं दिखते, कुछ मात्रा में दिखते हैं, ओके। तो ये स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होंगे, वो डेंजरस टाइप के होते हैं, क्योंकि ये क्या कर जाते हैं, ड्रग्स को क्या कर जाएंगे, ये रजिस्ट कर जाते हैं, रजिस्ट कर जाते हैं, ओके। तो ये कुछ मात्रा में मूवमेंट भी करवाते हैं, ओके। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा फ्लैजिला। फ्लैजिलम, ओके। ये क्या होता है, एक हुक लाइक स्ट्रक्चर से, हुक लाइक स्ट्रक्चर से, इसकी जो लेंथ होगी वो 10 to 15 नैनोमीटर की उसकी लेंथ होगी, ओके, लेंथ। और इसका काम क्या रहेगा, बैक्टीरिया को मूवमेंट करवाना, ये उसकी पूंछ है, टेल, ओके। इट also टेल एंड मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया। ये क्या करेगा, बैक्टीरिया को मूवमेंट करवाएगा,
ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो हमने पढ़ा था ना बैक्टीरिया मोटाइल और नॉन मोटाइल, अगर वो स्पोर फॉर्मिंग और फ्लैजिलेट है, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया फ्लैजिलेट नहीं होंगे, जो बैक्टीरिया फ्लैजिलेट ले वो क्या कहलाएंगे, मोटाइल, और जिसके अंदर फ्लैजिला नहीं होगा वो क्या कहलाएंगे, नॉन मोटाइल। तो हम इस कैरेक्टर में हम लोग पढ़े थे सभी सारी चीज़ें, ओके, कि कौन मोटाइल होगा, कौन नॉन मोटाइल होगा, कौन एरोबिक होगा, कौन एनारोबिक होगा। तो ये सारी चीज़ें नोट करनी है, कहीं ना कहीं हमें देखो अगर हम बहुत सारा डिटेल में पढ़ लेते तो कहीं ना कहीं वो हमें और डबल देखने को मिलता है, इसलिए सीरियसली होकर पढ़ना चाहिए। तो देखो पढ़ाई इतनी टफ नहीं है, अगर उसको अगर सिस्टमेटिक करते हैं, हमारे नेचर का ही एक रूल्स है सिस्टमेटिक तरीके से चलना। जैसे नेचर ने अपना क्या दिन रात, सूरज निकलता है डूबता है, फिर वो अपना ऐसे पूरा सिस्टमेटिक रूप से चलता है, दिन होती है रात होती है। अगर हम भी सिस्टमेटिक तौर से चलेंगे, ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम आ गए या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आ गई तो हम लोग क्या करें, बस नोट्स उठा लिए और ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए, तो ऐसे किसी का भला नहीं होने वाला है। मैं तो ये एक ही बात बोलते रहता हूँ कि ऑब्जेक्टिव पढ़ के आपका भला नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आप पूरा सिलेबस भी या सिर्फ थ्योरी पढ़ लोगे तब भी आपको का किसी का नहीं भला होगा। अभी बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे कि हमने तो 2-2 3-3 साल तैयारी कर ली, पूरा सिलेबस भी याद कर लिया है, थ्योरेटिकल भी पूरी घोंट लिए, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्या उसका उपाय क्या है? उपाय तो यही है, क्योंकि जो एग्जामिनर पूछते वो सीधे साधा कुछ भी नहीं पूछता, उनको भी बहुत सारे जो कैंडिडेट हो गए तो किस किस को नौकरी मिले, तो वो भी ऐसे क्वेश्चन डिसाइड करते हैं जो रूटीन लाइफ में भी काम आते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा बुकों के ऊपर ही डिपेंड है। अभी तो जो दिनचर्या वाले क्वेश्चन डलने लगे, प्रैक्टिकली क्वेश्चन डलने लगे, तो थ्योरिकल जो हमारी थ्योरी है उसको इस तरीके से पढ़ना होता है, इतना डीप में नहीं पूछता है। जैसे हम लोग क्वेश्चन का आंसर पता हो जाता है, इतना सरल लगता है। इसलिए पढ़ाई में देखो, पढ़ाई में एक ही चीज़ें ध्यान रखो, सिस्टमेटिक तरीके से और डेली करो। क्योंकि सबसे मैं तो साइंस को मानता हूँ, तो साइंस का नियम ही है द सिस्टमेटिक ऑफ नॉलेज, बेस्ट नॉलेज ऑफ सिस्टमेटिक नॉलेज। आप तौर तरीके से चलोगे तो ही आपका भला होगा। और बीच में से आपको ऐसा नहीं कि मैं 80 लेक्चर देख लेता हूँ तो 75 नंबर का तो पेपर आता है, 75 नंबर के हमारे थ्योरेटिकल पूछते हैं, तो 80 नंबर के 80 लेक्चर देख लेता हूँ तो एक एक नंबर आ जाएगा। एक एक नंबर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन कैसे आएगा उसका आपको समझना पड़ेगा, समझ के पढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि पूरे 80 लेक्चर ऑब्जेक्टिव के देख लिए या 80 लेक्चर आप थ्योरेटिकल के देख लिए, नहीं, ऐसे नहीं आएगा। आपको समझना पड़ेगा। आपको तो पहले थ्योरी समझो, उसका बेसिक समझो। पेपर इतना कठिन नहीं आता है जितना तुम लोगों को लगता है, क्योंकि पढ़ते नहीं तो फिर वो कठिन ही लगेगा। पहले उसकी थ्योरी को तो समझो कि वो पेपर कहाँ से पूछ रहा है, किस लेवल से पूछ रहा है। भाई यही चीज़ों से पूछता है वो। ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव से हर साल क्वेश्चन बन रहा है, इनके जो पार्ट्स है वो उससे हर साल एक क्वेश्चन, हर पेपर में एक क्वेश्चन आता है, लेकिन वो गलत करके जाते हैं। पूछ लिया कि बैक्टीरिया में ऐसे कौन से है, वो बैक्टीरियल पार्ट है ही नहीं, तो वो क्या ज़्यादा हो गया, बोलते कि पीजी लेवल का पूछ लिया। कुछ नहीं पीजी लेवल में जाता है, सब बेसिक नॉलेज से ही पूछते हैं। पढ़ने का एक ही तरीका होता है, हम उसको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ें, पहले अच्छे से थ्योरी समझें और फिर उसमें से खुद से ऑब्जेक्टिव बनाना सीखें। आप 1000 या 2000 10,000 MCQs भी रट लोगे तो कोई उससे फ़ायदा नहीं होगा। आपको सबसे पहले पास होने के लिए थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना चाहिए। ठीक है, देखते हैं कि किस तरीके से अब फ्लैजिला के ऊपर से भी और क्वेश्चन बन रहे हैं। ओके, फ्लैजिला में भी अब देखो, फ्लैजिलेंट बैक्टीरिया की बात आ गई है तो इसके भी फॉर्म है, मोनोट्राइकस। अब मोनोट्राइकस बोल दिया मतलब ऐसे बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया हमारा उसमें सिर्फ एक ही फ्लैजिला है। ओके, एक ही फ्लैजिला, उसका मोनोट्राइकस बोलेंगे। ओके, और एम्फीट्राइकस, एम्फीट्राइकस का मतलब होता है ऐसे बैक्टीरिया जिसमें दोनों साइड फ्लैजिला हो, उसको एम्फीट्राइकस बोलते हैं। ओके, अलग एक और बैक्टीरिया हो वो लोपोट्राइकस। अब लोपो मतलब ग्रुप है, इस साइड या इस साइड एक ही तरफ। ठीक है, मतलब इसमें
बहुत सारे ग्रुप है बैक्टीरिया के, इसको बोल देंगे लोम्फो। या दोनों तरफ भी हो सकते हैं, लेकिन ग्रुप होगा, बहुत सारे फ्लैजेला होगा, उसको बोलते हैं लोपोट्राइकस। ओके, अब एक नेक्स्ट है पेरीट्राइकस। अब पेरीट्राइकस ट्राइकस मीन होता है पेरीफेरल, मतलब चारों तरफ उसके फ्लैजेला ही फ्लैजेला हमको देखने को मिलेगा। कि यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव टाइप का। ओके, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। मोनो का मतलब होता है एक ही, तो एक ही तरफ बैक्टीरिया है। एमपी, ओके, एमपी ट्राइकस मतलब दोनों तरफ एक एक बैक्टीरिया है, दोनों साइड। लोपो मतलब ग्रुप, एक साइड, या तो इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, लेकिन वो ग्रुप में होगा, बहुत सारे ग्रुप दिखने को मिलते हैं। ओके, बहुत सारे फ्लैजेला है। पेरी मतलब चारों तरफ फ्लैजेला देखने को मिलते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि इसमें से कैसे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन बैक्टीरिया मेटाबॉलिज्म एंड रिजर्वियर। ओके, ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो बैक्टीरिया को मेटाबॉलिज्म करने का भी काम कर सकता है और रिजर्वियर का काम भी कर सकता है। ओके, एक और इसमें ऐड कर सकता है उसको डिवीजन, बैक्टीरिया को डिवीजन करने का भी कौन काम कर सकता है। तो हम देखते हैं इसमें सेल वॉल, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा। तो सेल वॉल का हमने काम क्या बताया था, ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन करता है। राइबोसोम्स का काम होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन को सिंथेसिस करने में आता है। ओके, न्यूक्लियस क्या हमारा, ये तो हमारा जेनेटिक मटेरियल्स है। तो सबसे पहले अब ये मेटाबॉलिज्म का काम तो करेगा नहीं, ठीक है, तो ये हमारे गलत हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा ये हमारा मेटाबॉलिज्म का ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। इसको और नाम से भी जाना जाता है, रेस्पायरेशन के नाम से भी जाता है, जो बैक्टीरिया को रेस्पायरेशन, श्वसन सिस्टम भी बोल सकते हैं इसको। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा साइटोप्लाज्मा, इसके अंदर जो राइबोसोम्स जो भी पार्ट्स है या पूरा बैक्टीरिया उसको न्यूट्रिशन ट्रांसफ़र करने का काम करेगा, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी करेगा, और रिजर्व करके रख, जो भी न्यूट्रिशन आ रहा है उसको रिजर्व करके रखेगा जब बैक्टीरिया को ज़रूरत पड़े। रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, उसको स्टोरेज करके रखना। हमारे अंदर भी जैसे शुगर स्टोरेज है, बहुत मात्रा में कुछ चीज़ें रिजर्व है वो, जब हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो क्या होता है, जैसे हमें भूख लगती है तभी हम लंबे समय तक भूखे रह सकते हैं। तो वो क्यों, वो एनर्जी कहाँ से आती है, तो वो जो हमारे अंदर जो रिजर्व एनर्जी होगी, ओके, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा हमारे अंदर से। ओके, क्योंकि ग्लाइकोजन के रूप में हमारे बॉडी में ग्लूकोज स्टोरेज होगा, और जब हमें खाना नहीं मिलेगा, हम भूखे रहेंगे, तो वो चीज़ें वो हमें उससे एनर्जी मिल जाती है। इसी प्रकार जो साइटोप्लाज्मा है वो रिजर्वियर और मेटाबॉलिज्म का काम करता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। व्हाट इज अब्सेंट इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में ऐसी कौन से ऑर्गन से नीचे दिए गए जो अब्सेंट होगा, तो कैप्सूल तो प्रेजेंट होता है, प्लाज्मिड भी हमने बताया, और राइबोसोम से अभी जस्ट बात करी, तो माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बैक्टीरिया दैट कैन सर्वाइव एंड ग्रोथ इन बोथ प्रेजेंस एंड अब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये चीज़ें हमने कल बताई थी कि ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ग्रो करते हैं एरोबिक कहलाते हैं, ऑक्सीजन के अब्सेंट में ग्रो करते हो एनारोबिक बैक्टीरिया कहलाते हैं, और ऑक्सीजन के प्रेजेंट और अब्सेंट दोनों में ग्रो कर जाते हैं, ऐसे कौन से बैक्टीरिया कहलाते हैं। ओके, तो उसमें क्या आ जाएगा, फैकल्टेटिव एनारोबिक आएगा या ऑल ऑप्शन आएगा, ये कमेंट्स में बताना कि इसका क्या आंसर आएगा। ओके, द ग्रुप ऑफ फ्लैजिलम एट वन और बोथ एंड। ओके, क्या बोला गया, ग्रुप बोला गया, ग्रुप। अभी हम जस्ट डिस्कस किए, अगर आप ध्यान से इधर देखा होगा तो इसका आंसर इजी कर ले। पेरीट्राइकस का मतलब क्या बना है, चारों तरफ, ये आंसर गलत हो जाएगा। ओके, लोपोट्राइकस, लोपोट्राइकस का हमने क्या बताया अभी, एक तरफ ग्रुप होगा, तो लोपोट्राइकस इज राइट आंसर। मोनो का मतलब एक ही वो होगा, और एम्फी का मतलब होता है दोनों साइड, तो ये आंसर उसका गलत, तो राइट आंसर आएगा हमारा लोपोट्राइकस। नेगेटिव स्टेन इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन। अब ये जब हम स्टेनिंग करते हैं तो हमें इनके अलग अलग स्टेन देखने को मिलते हैं। बहुत सारे स्टेन ऐसे होते हैं जो साइटोप्लाज्मा का स्टेन करते हैं, स्पोर्स को, कैप्सूल्स को और फ्लैजिलम को, अलग अलग सबके लिए पर्टिकुलर स्टेन बने हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर बताना क्या आएगा, और थर्ड वाला का जो आंसर आएगा वो आंसर सी आएगा।
ओके। फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया होते जो एब्सेंट रहेगा, फैकल्टेटिव का मतलब कुछ, तो क्या करेंगे उसके एब्सेंट ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन होगा तो भी ग्रोथ कर जाएंगे और नहीं होगा या कम हो जाएगा फिर भी ग्रोथ कर जाएगा, तो ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो ऐसे हम रोचक तरीके से लेक्चर लेके आने वाले हैं, तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, क्योंकि हम वो चीज़ें लाने वाले हैं जो बाकी और प्लेटफॉर्म पे शायद ही मिले एक साथ। ओके, एक यूनिक स्टडी की तरह हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे आपको मटेरियल प्रोवाइड करवाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।